सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है बॉय हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले जैसा कि आपको पता होगा, दो क्लासेस मैं परसेंटेज की ले चुका हूं और ये अपनी तीसरी क्लास है। तो वैसे तीसरी क्लास का कोई मूड तो नहीं था मेरा, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी देखे तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने सोचा ये भी करा देता हूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो a class has two sections which contain 20 and 30 students. The pass percentage of these sections are 80 and 60 respectively. The pass percentage of whole classes. तो सिंपली पहले हम निकाल देते हैं कि इंडिविजुअल कितने कितने पास हुए हैं। तो 20 में आपको 80% यहाँ पर पास परसेंटेज है। तो 20 स्टूडेंट्स में से 80% स्टूडेंट पास हुए हैं, जो कि 16 आ जाता है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में 30% मतलब 30 स्टूडेंट्स हैं, और ये जो है इनका पास रेशियो कितना है, वो है 60%। तो इसका अगर हम 60% निकालते हैं तो वो आ जाते हैं 18 स्टूडेंट। अब पूछ रहा पूरी क्लास का जो है, होल क्लास का आपको बताना है कितने पास परसेंटेज। तो होल क्लास में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन होल क्लास, तो आपको पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। एक सेक्शन में 20 हैं, एक में 30 हैं, तो टोटल 50 हो जाएंगे। और पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड टोटल स्टूडेंट्स हु पास। तो पास हुए हैं, पहले सेक्शन में पास हुए हैं भाई 16, दूसरे में 18, तो टोटल हो जाएंगे 16 प्लस 18, जो कि हो जाएगा 34। तो अभी आपको निकालना है इनका परसेंटेज। तो पास परसेंटेज हो जाएगा, मतलब जितने पास हुए हैं वो अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इंटू 100। तो जब इसे आप कट करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो है आपके पास परसेंटेज है कि टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं आपकी क्लास में। तो उसके लिए आपका 68 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है थोड़ा सा, आपको जो है यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, if the duty on an article is reduced by 40% of its present rate, by how much percent must its consumption increase in order that the revenue remains unaltered। मतलब कोई भी चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी, अब उसे 40% कम कर दिया, प्रेजेंट रेट उसकी 40% कम कर दी गई है, तो वो 60 रुपये की आने लगी। ठीक है, तो जब आप पहले कोई चीज़ लेने जाते थे तो आप मार्केट में 100 रुपये लेके जाते थे, तो एक चीज़ आपको मिल जाती थी। लेकिन अब उसकी जो है 60%, मतलब 40% कम कर दी, तो अब उसकी कीमत जो है 60 हो गई। तो अब जब आप मतलब 100 रुपये लेके जाएंगे तो आपको वही चीज़ कितने में मिलेगी। तो आपको वही बताना है कि कितनी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी कंजप्शन। जैसे यहाँ पर एक का कंजप्शन हो रहा था, तो यहाँ पर मतलब 100 रुपये में ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि 60 रुपये में अब एक चीज़ आने लगी तो 100 में ज़्यादा ही आएगी। तो जो ज़्यादा चीज़ आएगी उसमें बताना है कि कितनी ज़्यादा आपको कंजप्शन करनी पड़ रही, तो उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आपको सही से समझ में आ जाएगा किस तरीके का यह क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 100। मतलब हमने यहाँ पर आर्टिकल की प्राइस 100 मान ली है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बोल रहा है जो आर्टिकल पर ड्यूटी थी वो 40% कम कर दी गई है। तो 100 का 40% आप पहले निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपको 40 आ जाएगा। तो 40 आ गया। अब जब 40 आ गया, इतनी कम कर दी गई, तो कम करने के बाद जो प्राइस होगा आर्टिकल का वो कितना हो जाएगा। तो 100 में से 40 जब माइनस कर दिए तो यहाँ पर आपका प्राइस निकल के आता है, वो आता है 60। तो अब 60 हो गई। और ऐसे शुरुआत में आप जो कंजप्शन भी इसका जो है 100 मान लीजिए, लेट द कंजप्शन ऑल्सो भी 100। तो मतलब शुरुआत में आपने कंजप्शन भी 100 मान लिया है। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि जब 40% कम हो जाती है तो कंजप्शन आपको कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अब जब 40% कम हो गई है, तो फिर उसके बाद एक और बार मान लीजिए, लेट द कंजप्शन आफ्टर 40% रिडक्शन इन प्राइस, आफ्टर 40% रिडक्शन इन प्राइस बी एक्स। तो हमने मान लिया इसके बाद कंजप्शन जो है एक्स हो गई, मतलब 40% कम करने के बाद एक्स हो गई। तो फिर उसके बाद करना क्या है, जैसे पहले हम 100 रुपये में कोई चीज़ लाते थे तो उसे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना कंजप्शन था वो लिखेंगे, वो भी 100 हमने मान रखा है। फिर उसके बाद जो प्राइस आपकी घट के हुई है
उसे लिखेंगे 60 आ गया, और जो आपने कंजप्शन यहाँ पर मानी है वो लिखेंगे x आ गया। तो अब हमें फाइनली x निकालना है, जो कि यहाँ पर कंजप्शन है 40% रिड्यूस होने के बाद। तो जैसे कि हम यहाँ से x निकालेंगे तो वो कितना आता है, वो आ जाता है 1000/6। तो ये आ गया x। अब ये क्या है, कंजप्शन आफ्टर, जब 40% का प्राइस में डिडक्शन हो जाता है उसके बाद का ये कंजप्शन है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि कंजप्शन आपका बढ़ा कितना। तो कंजप्शन यही तो पूछ रहा है, हाउ मच % मस्ट इज कंजप्शन इंक्रीज इन ऑर्डर दैट द रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो कितना कंजप्शन बढ़ा वो आपको बताना है। तो कंजप्शन बढ़ा कितना भाई, हमारा था स्टार्टिंग में 100, ठीक है, बढ़ के हो गया ये, तो कितना बढ़ा है उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। तो माइनस कर दिया यहाँ पर 1000 माइनस 600/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 400/6। इतना बढ़ा है। अब वो पूछ रहा है कि कितने % बढ़ा है, तो इतना तो बढ़ा है। स्टार्टिंग में था अपना ये, तो परसेंट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 का, और जो आंसर आएगा वो आपका परसेंट में आ जाएगा। तो सिंपली इसे कट कर देते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से इन्हें कट करेंगे तो अपना जो आंसर कुछ आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है। तो देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। तो आंसर में भाई ऐसा तो कुछ नहीं दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो 200/3 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 66, 3 6 18, 3 6 18, और ये इस तरीके का आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक सा है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की चांसेस रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी मतलब वो सही से क्वेश्चन देता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है, इतना जूम काफ़ी आई थिंक। तो यहाँ पर दे रखा है, सॉरी, यहाँ पर अभी क्वेश्चन करते हैं ज़रा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ही गॉट 90 मार्क्स एंड फेल्स बाई 10 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर। तो यहाँ पर बोला अगर स्टूडेंट को पास होना तो उसे 40% सिक्योर करने पड़ेंगे, और उसे 90 मार्क्स मिलते हैं और फेल हो जाता है 10 मार्क्स से। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द पासिंग मार्क्स बी एक्स, तो हमने एक्स पासिंग मार्क्स मान लिए। तो अब वो कह रहा है पासिंग मार्क्स चाहिए हमें, मतलब टोटल मार्क्स मान लेते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं, यहाँ पे इसे हम मानेंगे टोटल मार्क्स। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, लेट द टोटल मार्क्स एक्स, और फिर उसके बाद 40% पास होने के लिए चाहिए। तो एक्स तो टोटल है, इसका 40% उससे चाहिए पास होने के लिए। तो वो कैसे हो जाएगा, 90 मार्क्स उसे मिले, 10 से फेल हो गया, तो पास होने के लिए यहाँ पर कितने चाहिए, 90 में से अगर उसे 10 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, फेल नहीं होता। तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 100। यहाँ से आपको पासिंग मार्क्स मिलना है 100, और यहाँ से आपको मिल रहा है एक्स का 40%। तो आपको पूछा मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स ही होते हैं। तो टोटल मार्क्स हमने एक्स माना था, एक्स का 40% जो है पासिंग मार्क्स से इक्वल रख दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने ली है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। उसके बाद एक्स इधर ही रहेगा, 25 × 10 उधर हो जाएगा, तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे 250, और यही जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो 250 कौन से ऑप्शन में, सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ये, इसमें बोला इन एन एग्जामिनेशन 90% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो ये वैसे तो देखा जाए तो वेन डायग्राम का जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज में भी दे रखा है, क्योंकि परसेंटेज में इसका हल्का फुल्का यूज़ हो रखा है, इसलिए वैसे क्वेश्चन तो ये वेन डायग्राम का है, लेकिन चलो अब कर बता ही देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम इस तरीके से सर्कल बना लेते हैं, दो, एक हो गया मैथ का, एक हो गया इंग्लिश का। तो इसमें करते क्या है, इस जगह वो चीज़ आएगी, मतलब ये मैंने ओवरलैपिंग में इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ आएगी जो दोनों में कॉमन होगी, यहाँ पर वो आएगी जो इंग्लिश में होगी, और यहाँ पर वो आएगी जो मैथ में होगी। तो अभी बोल रहा है
मैथ में 19% फेल है, इंग्लिश में 10% फेल है, 7% दोनों में फेल है। तो जो दोनों में फेल है, जो दोनों में कॉमन चीज़ है, उसे पहले हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन जो है 7%, मतलब 7% बच्चे इंग्लिश में ही फेल हैं और मैथ में ही फेल हैं, तो हमने ये कॉमन में रख दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 7% बच्चे जो है मैथ और इंग्लिश में मिला के फेल हैं। अब बोल रहा है कि मैथ में फेल हैं 19 बच्चे, 19% बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथ में 19% बच्चे फेल हैं, तो इनमें इसने वो भी शामिल कर लिए जो इंग्लिश में भी फेल हों। लेकिन हमें यहाँ पर इस वाले बॉक्स में क्या लिखना है, केवल मैथ वाले बच्चे लिखने हैं। तो 90% तो ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो सकते हैं, मैथ में भी फेल हो सकते हैं। तो इनमें से अगर हम वो वाले बच्चे घटा दें जो कि इंग्लिश में भी फेल हैं, तो केवल मैथ वाले आपको मिल जाएंगे। तो 19 में से ये वाले 7 घटा दिए, तो यहाँ पर 12 बच्चे वो मिल गए जो केवल मैथ में फेल हैं। इसी तरीके 10% इंग्लिश में फेल हैं, तो 7% वो हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। और केवल इंग्लिश में कौन से बच्चे फेल होंगे, जो 10 में से ये मैथ वाले अगर हट जाएँ, जो दोनों में फेल हैं वो हट जाएँ, तो केवल जो इंग्लिश में फेल है वो वाले बच्चे यहाँ पर रह जाएंगे। तो 3% बच्चे ये आ गए। तो अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों स्टूडेंट में वो दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल फेल परसेंट कितना बच्चों का, वो ये हो जाएगा 12 + 7 + 3, 12 + 7 + 3, तो आई थिंक ये हो गया 22%। तो टोटल जो फेल परसेंट है बच्चों का वो 22% है। देन पास परसेंट कितना हो जाएगा, 100 - 22, जो कि आ जाता है 78%। आई थिंक 78% आंसर में है, डी इसका आंसर जो है ठीक हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, मतलब है तो वैसे वेन डायग्राम का, लेकिन आप इसे समझ लेते हैं तो कुछ भी ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन के ऊपर इसके आई थिंक 2 ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाए किसी वजह से, तो उनसे हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। आपको आंसर मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से निकलेगा। तो इन केसेस में कुछ जो हैं फॉर्मूलेज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अगर ये पूछता है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एंड इंक्रीज एनुअली at the rate of 25% if at the end of 3 years it is 10,000, the population in the beginning of the first year was, तो क्या होगी, इस तरीके से आपको ये निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या हम, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग इक्वल्स टू रखेंगे। उसके बाद ऊपर आपको लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन आफ्टर जितने भी ईयर दिया हो, आफ्टर अगर जनरल लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्टर एन ईयर्स। उसके बाद नीचे आपको करना है 1 प्लस रेट, मतलब जिस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं वो, अपॉन 100, और ऊपर लिखेंगे टाइम टी। ठीक है, इस तरीके का ये फॉर्मूला है, और फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप चीज़ रखेंगे, और वो 2 ऑप्शन भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पर जो कि पहले हमें नहीं मिल रहे थे, तो वो 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं अपने, तो इन्हें भी सेट कर लेते हैं उन्हें उसी जगह पर चल के। तो ये ऑप्शन है अपने, वैसे इनसे कोई ज़्यादा ऐसा करने का कोई मतलब है नहीं, तो सर ये ऑप्शन मैंने लगा भी दिया यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में इन चीज़ों को रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन इन द बिगनिंग, तो ये बना ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, का मतलब यहाँ पर 3 ईयर दे रखा है तो वो वाली हम यहाँ पर लिख देंगे, और 1 प्लस रेट कितनी है 25% अपॉन 100, और टाइम जो है ये टाइम है यहाँ पर जो कि 3 ईयर है वो 3 रख देंगे, और फिर इसे इस तरीके से कैलकुलेशन करके यहाँ पर आंसर निकालेंगे हम 1000 अपॉन 4, 1 + 1/4 को जब हम करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। इसका हमें करना है Q, तो P = 10,000 अपॉन 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। तो जब भी ऐसा केस आता है तो उसमें हम करते क्या है, जो भी चीज़ खाली होती है उसके नीचे मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर जो है जैसे 10,000 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये खाली है डिनोमिनेटर में इसके, तो हम 1 मान लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो ये है ही
मतलब ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारे साथ है, इसलिए इसके नीचे 1 नहीं मानेंगे। तो अब ये 4 हो गया। अब इनका करेंगे क्या, जो ये वाला है मतलब ये वाली चीज़ तो यहाँ मल्टीप्लाई होके जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होके जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले का चौथे से मल्टीप्लाई होता है और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। देन उसके बाद हम करते हैं ऐसे ही। तो 10,000 इंटू 4 अपॉन 5 तो पहले से काटते हैं 2,000 आ गया यहाँ पर, 5 से ये काटेंगे ये आ गया 400, यहाँ से ये काटेंगे ये आ गया 80। तो 80 के बाद 80 इंटू 4 देन उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 320 इंटू 4 फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 084, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 4 8 32, 4 2 8 3 11, 5120 अपना आंसर आ जाता है। एक बार चेक करते हैं ऑप्शन में है 5120 या नहीं। तो पहला ही ऑप्शन अपना 5120 है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना करना हो तो सेकंड मेथड में आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक, जो है यहाँ पर स्लाइड ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 25% द एंड ऑफ द 3 years ईयर। तो करना क्या है, शुरुआत में हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉपुलेशन P है, तो 25% से बढ़ रही है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि पहले 100% थी, फिर 25% से बढ़ रही है। तो 25% से बढ़ेगी तो ये हो गया, और परसेंट के लिए ये हम लगा देंगे। कितने साल तक बढ़ रही, 3 साल तक। तो 3 साल के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 साल तक बढ़ रही है। फिर उसके बाद जो अपनी पॉपुलेशन हो जाती है वो 10,000 हो जाती है। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से जो है इन्हें पहले सिंप्लीफाई कर आके जो आपको आंसर देना पड़ेगा तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं P इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इक्वल्स टू 10,000 आ रहा है। अब यहाँ से जब आप इन चीज़ों को उधर भेजेंगे, 4 को अगर इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और ये चीज़ जो है डिवाइड में आएगी। तो इसके लिए P इक्वल्स टू 10,000 इंटू 4 अपॉन 5 और आई थिंक ये पहले वाली ही चीज़ बन गई है। और यहाँ से भी आपका आंसर जो है 5120 ही आएगा। अगर 5120 आंसर था, हाँ 5120 ही था, तो 5120 यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये भी सिंपल तरीका, आप इसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोला एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ वोट्स एंड लॉस बाय 7,200 नंबर्स ऑफ वोट्स, वैलिड नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं। तो सिंपली इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2000 वोटों से, मतलब 2000 वोट मिले किसी व्यक्ति को जो जीता है किसी चुनाव में, और 1000 वोट मिले उस व्यक्ति को जो हारा है उसी चुनाव में। तो यहाँ से अगर हम अंतर निकालेंगे तो 1000 का अंतर आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति हारा है वो कितने वोटों से हारा है, 1000 वोटों से, ठीक है। क्योंकि 2000 जीतने वाले को मिले, 1000 हारने वाले को मिले, तो हारने वाला कितने वोटों से हारा है, इनका अंतर आपको बता देगा कि कितने वोटों से हारा। तो वो यहाँ पर निकल के आ रहा है 1000। ऐसे ही अगर ये चीज़ दी गई होती इस तरीके से, जैसे यहाँ पर बोला 38% वोट मिले हारने वाले को, तो 38% वोट मिले हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से अगर 38% आप माइनस कर देते हैं तो जीतने वाले का परसेंट वोट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 62%। तो मतलब जीतने वाले को 62% वोट मिले, हारने वाले को 38% वोट मिले। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका अंतर कितना आ रहा है। तो 62% और 38%, इनका अंतर अगर आप निकालेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा 24%। तो इतना परसेंट वोट है जीतने वाले का, इतना परसेंट है हारने वाले का। तो हारने वाला कितने परसेंट से हारा है, 24% से हारा है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, जैसे 2000 वोट मिले हैं जीतने वाले को, 1000 मिले हारने वाले को, तो हारने वाला कितने से हारा है, 1000 से। तो हमने यहाँ पर निकाल लिखा है कि कितने परसेंट से हारा है, तो परसेंट से हारा 24% से। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि वो हारा है 7200 वोटों से। तो जब 24% हमें दे रखा है, हमने निकाल लिया, और 7200 वोटों से हारा है, तो ये सिंपली ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, क्योंकि हमने निकाला 24% वोट से हारा है, वो बोल रहा है 7200 वोटों से हारा है। तो हमें टोटल वैलिड वोट निकालने हैं। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि 1% में कितने वोट आ जाएंगे, तो 7200 बटे 24 करेंगे हम। तो यहाँ से ये 300 आ गए।
फिर वो बोल रहा है कि मतलब टोटल वैलिड वोट्स कितने, तो टोटल वैलिड वोट्स हमने 100% माने थे, तो 100% जब कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हमें 1% दे रखा है 300, 100 के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 30,000। तो 30,000 यहाँ से आपके टोटल वैलिड वोट्स होंगे। देखते हैं आंसर में है 30,000 की नहीं, तो 30,000 आपका डी ऑप्शन है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर, और ये आपके वैलिड वोट्स भी हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द पॉपुलेशन 2 years एगो वाज 10,000, तो प्रेजेंट की एज क्या होगी। तो मान लेते हैं, जैसे मान क्या लेते हैं, यहाँ पर बता रखा है कि 2 साल पहले 10,000 थी, 10,000 थी, और इसकी 20% हर साल घटती है, तो 20% हमने घटा दी, कितने साल तक, 2 साल तक घटा देते हैं भाई। पिछले क्वेश्चन में मतलब इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें जो है 25% बढ़ रही थी, तो वो हमने 125 करके किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये चीज़ हमने ये कर दी। उसके बाद ये आंसर आ गया ये, तो इतनी रह जाएगी, मतलब 2 साल पहले ये थी, एक साल में मतलब 20% घटी, फिर दूसरी साल में 20% घटी, तो अब जो आपकी ये आ गई, आपकी अभी की करंट जो है वो पॉपुलेशन आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाता बी। लेकिन यहाँ पर हमने ये सिंपली इसलिए कर लिया क्योंकि केवल 2 साल की पूछी थी। यहाँ पर अगर 10 साल दी होती तो हमें 10 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि काफ़ी लेंदी हो जाता। तो उसके लिए मैं एक आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, करेंट पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, करेंट पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2 years एगो, ये रहेगी। फिर उसके बाद इसी में मल्टीप्लाई में रहेगा ये 1 माइनस आर अपॉन 100 और ये टी। तो यहाँ पर आर क्या है, आर है रेट, जो कि यहाँ पर दे रखी है 20% की है, तो केवल आर की जगह आपको 20 रखना है। टी क्या है यहाँ पर, टाइम, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 years का, तो वो टाइम है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पर एक बार मैं आपको वैल्यू पुट करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे करंट पॉपुलेशन निकालने के लिए पॉपुलेशन 2 years है, तो 2 years की पॉपुलेशन हमें दे रखी 10,000, तो 10,000 हमने लिख दिया 1 माइनस आर, आर अपॉन 100 है, तो आर रेट हमें दे रखी 20%, तो 20/100, और ऊपर है टी, तो टी हमें टाइम दे रखा है 2 साल, तो 2 साल यहाँ इसकी पावर में रहेगा। तो जब आप ये सब सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर 6,400 ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को सुनिएगा, और एक बार घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो ये बोला, इन 1 liter ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज 30%, द अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर शो दैट द पार्ट ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 15%। तो इसमें बोल रहा है किसी 1 लीटर पानी में, मतलब 1000 ml पानी में 30% जो है वाटर है, तो मतलब 300 ml तो पानी है, तो फिर क्या हो जाएगा 700 ml एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि 70% तो रहा बचा एल्कोहल ही रहा ना उसमें। फिर बोल रहा है कि कितना एल्कोहल उसमें ऐड किया जाए ताकि जो वाटर है वो मिक्सचर में 15% हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कैच करनी है, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे वो बोल रहा है कितना एल्कोहल जोड़ा जाए, तो यहाँ पर पानी पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा, तो पानी तो वही रहा, तो वो बोल रहा है पानी जो है 15% हो जाए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15% के, ठीक है। तो जब 15% पानी हो जाएगा तो उसमें 85% तो यहाँ पर एल्कोहल होगा अपना, ये तो आपका लॉजिक कहता है, खुद ब्रेन कह रहा होगा ये चीज़ तो चिल्ला चिल्ला के, कि अगर 15% पानी है तो 85% तो एल्कोहल हो ही जाएगा। तो अब यहाँ से हमें करना क्या है, 15% की वैल्यू दे रखी है 300, तो यहाँ से 1% की हम वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी 300/15, तो यहाँ से ये आ गई 20, 1% की वैल्यू आ गई 20। और अब यहाँ पर 85% दे रखा है एल्कोहल, तो 85% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी अपनी 20, 85% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 × 85, जो कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 2 5 10, 2 8 16 17, तो 1700 ml आ गई। तो 1700 ml अपना क्या आ गया, ये 85% एल्कोहल था ना, तो 85% हमने निकाल लिया, तो ये 1700 ml जो है एल्कोहल आ गया। तो अभी वो पूछ क्या रहा है कि कितना परसेंट, मतलब कितना ml आपने जो है एल्कोहल ऐड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब 300 ml पानी था तो 700 ml एल्कोहल था, तो 700 ml तो था ही, और आपका अब हो गया है 1700 ml, तो आपने ऐड कितना किया, तो मतलब क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, क्वांटिटी ऑफ
एल्कोहल, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल दैट वी हैव एडेड। तो कैसे निकलेगा, अभी है 1700 ml, पहले था 700 ml, तो अगर आप माइनस कर देंगे तो वो क्वांटिटी निकल आएगी जो आपने ऐड की है, जो कि आ जाएगी 1000 ml। देख लेते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा 1000 ml जैसा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर परसेंट का चैप्टर होता है ख़त्म, परसेंटेज पूरी तरीके से हो गया है, और अब आपको कोई भी परसेंटेज के लिए कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। UPSSC पैट लेवल तक का परसेंटेज आपका बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मैंने। तो बस फ़िलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।